हेलो बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ये क्लास 12th का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रॉक्स 7 to 8 मार्क्स ये आपको दिलाएगा और मैं कोशिश करूंगा इसको 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूं। वैसे तो कोशिश करूंगा 2 ही वीडियो में इसे कंप्लीट करने की। और एक चीज और, इसमें हम कुछ चीजें हैं जैसे मिराज, लूमिंग, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस, ये सब इन रेनबो, ये सब हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे जो एप्लीकेशन आपको, जिसमें केवल और केवल एप्लीकेशंस होंगे। इसमें हम केवल एक्सप्रेशन और थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। और इसका एक न्यूमेरिकल वाला भी वीडियो आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। तो पहला जो टर्म आता है दैट इज लाइट। What is light? Light is a form of energy which sends our eyes to see the objects. या हम ऐसा बोले, light is a form of energy due to which our eyes sense the object. So इसकी definition लिख लेते हैं सबसे पहले। Light is a form of energy due to which our eyes sense the image या object, जो भी आप समझो, due to which our eyes sense the object, okay, या give us the sensation of the object. लाइट जब अगर लाइट ना हो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें सिर्फ सबसे जरूरी क्या है, लाइट और उसका इमेज फॉर्मेशन। इमेज जब आपके रेटिना पर बनता है तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज देख पाते हैं। अगर आपने पढ़ा भी होगा शायद क्लास 10th में कि इमेज जब रेटिना के आगे या इधर उधर कहीं बन जाता है तो वहां पर हमें क्लियर इमेज नहीं दिखता, और उस केस को हमने अलग अलग नाम दिया था, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना। और फिर ये अगर जो आपकी हेल्दी आई होती है, हेल्दी आई में ये केसेस नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एकोमोडेशन पावर होती है, और नॉट जो आई डिफेक्टिव हो जाती है मींस उसकी एकोमोडेशन पावर लूज हो जाती है। चलिए, ये तो बात हो गई थोड़ी सी इमेज की। अब अगर आप लाइट की बात करते हैं तो लाइट हमें पूरी समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइट की प्रॉपर्टीज, मतलब लाइट क्या है एक्चुअली। तो मैं ये आप ऐसा समझो कि बस मैं बहुत थोड़ा सा टच करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत डीप है। ऑप्टिक्स खुद का एक ब्रांच है, हम उस ब्रांच का बहुत छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हैं, लाइक ABCD ऑफ द रे ऑप्टिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। सेकंड, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज 3900 एंगस्ट्रॉम to 7800 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? विजिबल वेवलेंथ, विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है मैं वो बताता हूं, पर उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज वेवलेंथ। देखिए सिंपली हम समझते हैं, ये एक वेव है, ये एक वेव है, और इस वेव थोड़ा सा और बड़ी बनाता है इसको। ये अगर इसे क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। इसे क्या बोलते हैं? ट्रफ। ये भी क्रेस्ट और ये भी ट्रफ। तो आप ऐसा बोल सकते हो वेवलेंथ की डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। दो क्रेस्ट के बीच की डेफिनेशन को हम क्या, डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ या
दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ। बिटवीन वन साइकिल, हाँ एक साइकिल नहीं, दो साइकिल हो जाए कोई दिक्कत है, तीन साइकिल चाहे जितने साइकिल हो, साइकिल से मतलब नहीं है, वेवलेंथ आपकी सेम रहेगी। एक बात। दूसरा आप ऐसा बोल सकते हो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन साइकिल इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ। एक साइकिल में जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, देखो यहां से चला और यहां तक आ गया, तो इसे भी हम क्या नाम देंगे, वेवलेंथ। ठीक है, तो ये भी वेवलेंथ है। इस वेव इसकी लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक, इन दोनों के बीच में। ठीक, ये लाइट के लिए था। थर्ड बात क्या है, लाइट की जो स्पीड होती है वो है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is 3 into 10 the power 8 meter per second। वैक्यूम में कितनी स्पीड है इसकी, 3 into 10 the power 8। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखिए वेवलेंथ इसकी इतनी है। हम अगर बात करें कि लाइट कौन सी वेव है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट is an electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने बताया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किसने बताया था, मैक्सवेल ने। किसने बताया था, मैक्सवेल ने। चैप्टर 8 जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किसने प्रूव किया था इसे, मैक्सवेल ने। फिफ्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये टर्म बहुत डेंजरस टर्म है। इस टर्म के चक्कर में आज तक सारी रिसर्च चल रही है। मींस लाइट का रियल नेचर क्या है, क्या ये पार्टिकल है, क्या ये वेव है। हम आज तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि लाइट वेव है या पार्टिकल। और इसी के लिए बहुत समय से रिसर्च चल रही है। जब मैं आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो एक कहानी बताऊंगा छोटी सी। फिलहाल अभी बस ऐसी बात पर छोड़ देता हूं आपको। अगर वेव है तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स कैसा ऑसिलेट करते हैं, परपेंडिकुलरली। कैसा ऑसिलेट करेंगे, परपेंडिकुलरली। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑसिलेट करते हैं। किधर ऑसिलेट करेंगे, डायरेक्शन में। जैसे वेव इधर जा रही है तो मीडियम का ये एक पार्टिकल है, तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। और यहाँ पर ऊपर नीचे, जैसे गिटार में, तो गिटार में जो वेव होती है उसे क्या बोलते हैं, वो ट्रांसवर्स वेव है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये साउंड वेव हमारी कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अगर आप इसे देखें ये कौन सी वेव है लाइट, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। क्यों ट्रांसवर्स वेव कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों होंगे उसमें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करेंगे। अब वो किस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं, हमने नोटिस किया तो देखा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। मींस वेव इधर जा रही और ये ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, लाइक दिस। ये डायग्राम आपने देखा होगा करने में ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और ये इधर है। तो देखो ये ऊपर, ये नीचे, कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे, तो ये क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो हम क्या समझ गए कि कौन इसमें ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कैसा ऑसिलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव।
अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है, ये तो किसी ने देखा नहीं होगा। इट्स ओके, ये तो किसी ने देखा नहीं होगा। तो अब अगर कोई किसी ने देखा नहीं है तो कैसे आप कह सकते हैं कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। एक फिनोमेना होता है जिसका नाम है पोलराइजेशन। क्या नाम है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के थ्रू हमको ये पता चलता है कि ये लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ये इसकी प्रॉपर्टी, आप और भी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। 6 प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। लाइट क्या, लाइट की प्रॉपर्टी 6 क्या है? लाइट शोस ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। समटाइम्स इट बिहेव एज पार्टिकल एंड समटाइम्स इट बिहेव एज मैटर। Oh sorry, sometimes it behave as particle and sometimes it behave as wave. कभी कभी ये मैटर की तरह बिहेव कर, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है। भाई सिंपल सी बात है, ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बना है, मास, एनर्जी है। तो अगर लाइट क्या है? मास है या एनर्जी? पार्टिकल अगर दिखा रहा है तो भाई मास है, और अगर ये वेव का नेचर दिखा रहा है तो एनर्जी। क्योंकि लाइट केवल एनर्जी दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, या तो मास में है या वेव के फॉर्म में, है ना। पूरे यूनिवर्स में एनर्जी या तो पार्टिकल के फॉर्म में है, इन द सेंस पार्टिकल्स में है, या वो अपने रूट फॉर्म में है, मींस वेव के फॉर्म में है। भाई बहुत शोर होता है ना मेरे वीडियोस में, बहुत ज्यादा शोर होता है। मैं क्या करूं बेटा, यहाँ पे इतना नॉइज रहता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसमें कोई भी नॉइज न रहे। प्रॉब्लम क्या है? एडिटिंग की। मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी है नहीं। आप लोग तो नोट कर लिए होंगे ना, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ी छोटी बात है बेटा, मुझे पता है कि बहुत से बच्चे इससे ज्यादा बात जान गए होंगे क्लास 10th में भी, है ना। अब हम लोग मेन चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां से आपका रियल चैप्टर स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो शायद हम देख ना पाए, ये सत्य है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या करना होता है? वो लाइट उस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक आती है। सोर्स से लाइट उस ऑब्जेक्ट पे और उसके बाद हमारी आंखों पे। और अगर ऐसा हो कि उस सोर्स पर लाइट गिरे और वो सोर्स पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर ले, वो सोर्स पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर ले, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। आप समझ रहे? ये कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है? मिस्टर इंडिया बनने का। अगर किसी को गायब करना है तो क्या करें? उसको ऐसी कोई प्रॉपर्टी हम जनरेट कर सकें कि वो पूरी लाइट जितनी भी उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही उस पूरी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो गायब हो गया, गायब हो गया। भाई रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो दिखेगा नहीं, और अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वो पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो वो क्या करेगा? गायब हो जाएगा। तो ये है मिस्टर इंडिया बनने का कॉन्सेप्ट। वैसे हमारे यूनिवर्स में एक मिस्टर इंडिया है, उसका नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल यूनिवर्स में शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। ब्लैक होल यूनिवर्स में होता है, ब्लैक होल ऐसा है, आप ऐसा समझो कि जब स्टार मर जाता है तो ब्लैक होल बन जाता है। अभी मोटा माटी है, स्टार जब मर जाता है यानी खत्म हो जाता है, अपने जो भी उसका इनिशियल से फाइनल तक उसका मास डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल ऐसी जगह है जहां पर लाइट भी जाती है। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड भी जाती है और वापस नहीं आती है। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको क्या करना है? रिफ्लेक्शन। अब सोचिए उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, होल है उस पे पड़ रही है, लेकिन बाहर नहीं आ रही है, तो क्या कोई आदमी उसको देख सकता है? नहीं देख सकता। सोचिए आप इस सपोज एस्ट्रोनॉट बन गए और बाहर उड़ रहे हैं, और अचानक से आपने जो है अपना जो भी आप लेके स्पेसशिप जो है उसको अगर आप ब्लैक होल के आसपास ले जाएंगे तब तो खेल खत्म, तब तो घुस गया। उसको दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उसको डिटेक्ट किया जाता है गामा रेडिएशन से। गामा रेडिएशन से नहीं तो ऐसा लगा, पता लगा कहीं अगर बन गया और फिर हो जाएगा काम।
अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर सन एक स्टार है और सन भी मरेगा एक दिन, मीन्स खत्म होगा, अपना मास डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो क्या ये भी एक दिन ब्लैक होल बन जाएगा? हाँ बिल्कुल ब्लैक होल बन जाएगा। और अगर ब्लैक होल बन जाएगा तो हमारा क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सन एक क्रिटिकल मास, एक डिफिनेशन है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास का मतलब है वो मिनिमम मास किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी स्टार का, वो मिनिमम मास अगर उस मिनिमम मास से उसका मास कम है तो वो कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता। तो जो सन है उसका मास थोड़ा सा कम है, तो ये ब्लैक होल अगर बनेगा भी तो इतना छोटा बनेगा कि हमको कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वो तो अलग बात है। आइए आ जाते हैं वापस रे ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बोर्ड आपको साफ दिख रहा होगा, व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो आइए ये पढ़ते हैं हम, क्या है डेफिनेशन। जब कोई लाइट किसी मीडियम से किसी स्मूथ सरफेस पे आती है और टकरा कर वापस लौट जाती है तो हमने इस फिनोमेना का क्या नाम दे दिया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिख रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए, ये लाइट आएगी और ऐसा चली जाएगी, तो आने वाली को हमने क्या नाम दे दिया? इंसिडेंट रे। क्या नाम दे दिया? इंसिडेंट रे। और जो चली गई उसका नाम क्या दे दिया? रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम दे दिया? रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? प्लेन पर, ये आपका एक स्मूथ सरफेस है या प्लेन मिरर है या कोई दूसरा आप मिरर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इस मिरर पर ये लाइट आई और ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई। नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल का एंगल कितना होता है सरफेस से? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। और ये जो एंगल दिख रहा है आपको इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई आर। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, व्हेन a ray of light incident on a smooth surface it bounce back in its own medium this phenomena is known as what? Reflection of light. इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। पहला, फर्स्ट टाइप जिसे बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। या देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका मतलब जो स्मूथ सरफेस से होगा, जिसमें लाइट रे इंसिडेंट हुई और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर। रेगुलर या स्पेक्युलर। ओके, सेकंड इररेगुलर और डिफ्यूज। ठीक है, रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन में क्या होगा? लाइट रे आएगी और एक ही डायरेक्शन में चली जाएगी। स्पेक्युलर का मतलब होता है एक डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, और रेगुलर का मतलब वो डेफिनेशन को जो वो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? स्पेक्युलर डेफिनेशन। ये जो है स्पेक्युलर डायरेक्शन है, तो रेगुलर या स्पेक्युलर में क्या होगा? सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगी। इसके लिए कहां से रिफ्लेक्शन, कौन सी बॉडीज जो है वो रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन करेंगी? स्मूथ सरफेस, प्लेन मिरर्स। ठीक है, इररेगुलर से क्या होता है? ये डिफ्यूज क्या होता है? लाइट रे आए और ऐसे ढेर सारे डायरेक्शंस में चली जाए, ऐसा
इस तरीके से, मतलब हम डिसाइड नहीं कर पाए कि वो किस में गई है, तो हम उस ऐसे इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर या डिफ्यूज। इसमें हमें जाने की जो रिफ्लेक्टेड रे है हम उसको डिसाइड नहीं कर पाए कि वो किस किस डायरेक्शन में गई है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, ऑयल लगा हुआ पेपर, उससे भी रिफ्लेक्शन होगा तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। रब्ड ग्लास घिसा हुआ कांच हो, उससे भी होगा तो इसी तरीके का होगा। और भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो आप क्या लिखोगे, रिफ्लेक्शन इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट फिक्स इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये तो हो गया भाई टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर इसके बाद पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप सोच रहे हो सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है, तो सर शायद कुछ नया पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट क्या कहता है, इंसिडेंट रे, अपने से बनाइए मेरे साथ साथ बोलते रहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट पॉइंट all are lie on same plane। पहला खत्म। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट पॉइंट all are lie on same plane। सेकंड, angle of incidence is equals to the angle of reflection। angle of incidence is equals to angle of reflection। बताइए आसान है या कठिन, आसान है। angle of incidence is equals to angle of reflection। तो ये तो आपने क्या कर लिया, रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी सी, बहुत ज्यादा मैं प्रॉपर्टी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, प्लेन मिरर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो आप ये नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं इसे रिलीज करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टाइम लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी नोट करने में। तो आइए कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ा देता हूं आपको प्लेन मिरर के बारे में, जो आपको कंपटीशन लेवल पे काम आने वाली है। प्लेन मिरर, आप लोग ब्यूटी पार्लर गए होंगे, है ना? अब सोच रहे होंगे कि सर हम तो लड़की हैं नहीं तो ब्यूटी पार्लर क्यों गए होंगे? अरे बहन को लेके गए होंगे, माँ को लेके गए होंगे, या क्या पता किसी दूसरे की बहन को लेके गए होंगे, लेकिन गए तो होंगे, है? अब प्लेन मिरर में क्या होता है वो समझिए। आप जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो आपने देखा होगा, अब तो लोग सोच रहे हो सर आपको कैसे पता ब्यूटी पार्लर के बारे में? तो भाई मैं भी जाता हूँ, लेकिन दूसरे की बहन को नहीं लेके जाता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ ना, तो इसलिए खुद की है तो उसी को लेके जाना पड़ता है। तो वहां पे आपने देखा होगा एक ऐसा लगा देते हैं मिरर, और इसी के ऊपर एक ऐसा लगा देते हैं इंक्लाइन, ऐसा कि बंदा अपना ऐसा मुंह भी देख ले और सर के बाल भी देख ले, ऊपर वाले बाल, ये जो हम लोगों के जो है जेंट्स पार्लर में नहीं सुविधा होती है ना, ये लेडीज वाले में है, ज्यादा रहता है। हम भला बहुत से जेंट्स भी रहता है, लेकिन वो सलून जो है लड़कों का नहीं है, वो मीठे लड़कों का सलून है, वहां हम लोग नहीं जाते हैं। चलो छोड़ो उन बातों को, और प्लेन मिरर पे अब उसमें कितनी इमेज बनेगी ये क्वेश्चन उठता है। एक मिरर ऐसा है और एक दूसरा मिरर ऐसा है, दो मिरर इंक्लाइंड है ना कुछ एंगल पे, तो अगर हम उसमें देखें तो यानी दोनों में देख रहे हैं, तो बताइए कितना इमेज बनेगा ये क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो आइए उसको करते हैं। नंबर ऑफ इमेज व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर inclined at theta angle। क्या? थीटा एंगल। थीटा एंगल पर तो देखिए फर्स्ट केस 1, m इक्वल्स टू थीटा 360 अपॉन थीटा -1।
n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा। अब आप सोच रहे हो सर दो फॉर्मूला, अरे इमेज तो हमको निकालने, नंबर कौन सा लगाएंगे? बहुत आसान, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये कब लगाएंगे? व्हेन 360 अपॉन थीटा इज ऑड। और ये कब लगाएंगे भैया? व्हेन 360 अपॉन थीटा इज इवन। समझ पा रहे हो? जब ऑड रहे तो ये लगा दो, इवन रहे तो ये लगा दो। ठीक है, मींस इन दोनों को डिवाइड किया और मान लीजिए 5 आ गया, तो 5 माइनस 1, तो आप बता दो कि 4 इमेज है। लेकिन इन दोनों को डिवाइड किया और 5 आ गया, तब तो आप ये लगाओगे। लेकिन अगर इनको डिवाइड किया और 4 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, तो आप यहां डी जाओगे, सीधे उसका आंसर बता दोगे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे होगे। चलिए और मैं आपको एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं। देखिए एक प्रॉपर्टी और है, अगर मान लीजिए आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, और आपकी हाइट 5 फीट है, कितनी? 5 फीट, और आपको अपना पूरी बॉडी देखनी है, मतलब पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक पूरे आप चाहते हो तो प्लेन मिरर में दिखे, तो उस प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो उसकी हाइट कितनी हो? 2.5। कितनी? 2.5 फीट का मिरर हो। या अगर आपकी हाइट h है तो वो कितनी हो? h/2, है ना? तो क्या लिखते हैं? टू सी द कंप्लीट इमेज, टू सी द कंप्लीट इमेज of an object, the height of mirror should be h/2। देखा, इंग्लिश एकदम सन्नाटेदार है। To see the complete image of an object, the height of mirror should be h/2। ठीक है, एक और आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ। मजा ही लीजिए वीडियो में, पढ़ाई वढ़ाई तो सब आप लोग स्कूल में भी कर लेते हैं, हमारे वीडियो में सिर्फ मजेदार बातें। चलिए देखिए इसमें क्या मजेदार है। मान लीजिए एक प्लेन मिरर रखा है, ठीक है, और एक बंदा उधर से, वही अजय देवगन वाली बाइक जो ट्रर करके निकलती है ना, वही वाली बाइक है, और वही बाइक से चला आ रहा एकदम दौड़ाए हुए, और मान लीजिए 40 की स्पीड से आया, तो आपके मिरर में वो कितनी की स्पीड से दिखेगा? है किसी के पास आंसर? नहीं होगा। कितनी की स्पीड से दिखेगा? 80 की स्पीड से। कितना? 80 की स्पीड से। यानी कितना हो गया? जस्ट डबल। इसे बोलते हैं डबल धमाका। मतलब मान लीजिए 20 की स्पीड से सांड दौड़ता हुआ आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा? अरे बाप रे, 40 की स्पीड से आ गया भाई ये तो, आपको फील एकदम डर जाएंगे आप। 80 की स्पीड से आ गया तो आपको क्या लगेगा? 160। समझ रहे? सांड नहीं आ गया, वो बुलेट आ गई, समझ लीजिए। तो क्या लिखेंगे? सिंपल सा आप लिख लीजिए, when an object is coming by v velocity, it seems to us by 2v velocity in the plane mirror। नोट भी ये सारी कहानी आप लिखेंगे। when an object is coming towards us with u velocity, it seems to us by 2u velocity in plane mirror। कितना? प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर में कितना लगेगा? दुगना। हाइट देखना है तो कितना? हाफ। इन नंबर आप इमेज देखना है तो इतना। आज के बाद लोगों की दुकान में जाइएगा तो आप धीरे से उसका थीटा कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर कर पाए तो। वैसे बहुत मुश्किल है, छोड़िए। ये बताइए, अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछते हैं। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ और पावर, वैसे पूछा नहीं, हमें बताना नहीं चाहिए क्योंकि हम आपको पढ़ाए नहीं है, पर फिर भी पूछ ले रहे हैं, क्लास 10 में तो पढ़ा ही होंगे। फोकल लेंथ और पावर पता है क्या आपको? नहीं पता? चलिए हम बता देते हैं। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट। याद रखिएगा हमेशा, बहुत ज्यादा होता है। अब
पावर कितनी होती है? जीरो। जीरो पावर। जीरो पावर का मतलब आप ऐसे पैरेलल रे डाल दीजिए और ये बेंड आउट नहीं कर पाता, इसके पास के बाहर है, ये कुछ नहीं बेंड आउट कर पाता। पावर जीरो और फोकल लेंथ इनफाइनाइट। ठीक है, अब भाई जब बेंड नहीं कर पाता तभी तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब कहां बेंड कर देगा? इनफाइनाइट पर, यानी पावर कितनी? जीरो। और अगर आपसे कोई पूछ ले भैया मैग्निफिकेशन बताइए, तो मैग्निफिकेशन कितना लिख दीजिएगा? 1। कितना? 1। अब भूलिएगा नहीं, एकदम से बेइज्जती ना हो पाए दी ऑनलाइन पढ़ाई की। हाँ, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, पावर जीरो, मैग्निफिकेशन 1। एकदम से गड़बड़ाना मत। एक लाइन होती है ना, भोजपुरी में बोलते हैं, जर को घबराना नहीं, अभी हम जिंदा हैं, समझिए। तो बस वही है, जर को घबराना नहीं, कोई समस्या तुरंत कमेंट और उसका इलाज हो जाएगा 2-4 दिन में। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा पॉज करके, मेरा वॉचिंग आवर भी बढ़ जाएगा इसी बहाने। ठीक है, हटा रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर कितना बड़बड़ा रहे हैं, एकदम से पढ़ा कम रहे और बोल बहुत रहे ना। क्या करें भाई, जमाना ही ऐसा है कि ठुमकने वाले का जो ठुमकने लगते हैं उनका वीडियो वायरल हो जाता है, और टीचर साला पढ़ाते पढ़ाते उसका बाल सफेद हो जाता है, हम देखते हैं काय व्यू 200। तो ये तो समस्या है, जमाना इसी तरह का है भाई, ठुमकने वालों का जमाना है ना। क्या कीजिएगा। चलिए, ये तो पढ़ लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मिरर। तो मिरर में यहाँ पे हमको जो पढ़ना है वो प्लेन मिरर भी होता है और स्फेरिकल मिरर भी होता है। तो प्लेन मिरर आपके सिलेबस में है ही नहीं, डिलीट है आपके, क्या बहुत पहले जमाने से डिलीट है। ये हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है तो मजाक मजाक में पढ़ा दिया, सीरियसली पढ़ा होता तो आप रो देते, है ना। वो नहीं पढ़ाएंगे आपको, हम भी नहीं पढ़ेंगे, रीजन क्योंकि हमारे भी सिलेबस में नहीं था, हटा दिया गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। सुना होगा आपने, ये दोनों किसके पार्ट हैं? स्फेरिकल मिरर के। अभी आप देखिए एक आवाज चू ऐसा करके आवाज थी, वो सामने बगल में कार लेके जा रहे थे, बहुत यहाँ नॉइस आता है, बदलेंगे भाई स्टूडियो। क्या किया? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एक ग्लास, स्फेरिकल ग्लास, जिसको हम लोगों ने एक साइड से पेंट कर दिया हो, मतलब एक उसका जो सरफेस हो गया हो वो बाउंड्री हो गया हो, मींस उसके आगे लाइट हम ट्रैवल नहीं करा सकते, ओपेक क्यों बना देना एक तरफ। जैसे एक आपने लिया ग्लास, लिया ग्लास का बहुत है, और एक तरफ उसको ओपेक कर दिया, पेंट कर दीजिए लेड ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड से, ठीक है। तो वो स्फेरिकल मिरर होता है, इसकी डेफिनेशन कोई खास जरूरत नहीं है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक जिसको बोलते हैं कॉन्केव, आई मीन टू कॉनकेव, और एक है कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है ये समझिए। कॉनकेव मिरर क्या है, देखिए ये रहा कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया? पेंट हो गया। और ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या हो गया? पेंट हो गया। तो अगर आपको डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखिएगा? देखिए जरा, इसका इनर सरफेस कैसा है? पेंटेड नहीं है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? इनर सरफेस। और जो बल्जिंग वाला है, बल्जिंग का मतलब है बाहर निकलना, सुना होगा यू हैव बल्जिंग आईज, बोला हो क्या पता आप लोगों ने किसी, है ना। तो ये जो है, ये जो बाहर निकला हुआ है इसे बल्जिंग सरफेस बोलते हैं। बल्जिंग सरफेस कैसा है? पेंटेड है, ठीक है, ओपेक है। यहाँ पर आप देखें तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, इनर कर्व्ड सरफेस, ये पेंटेड है, और बल्जिंग सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? बल्जिंग सरफेस से। यहाँ कहां से हो रहा है? इनर कर्व्ड सरफेस से। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? कॉनकेव मिरर की क्या लिखेंगे? अ मिरर, या मिरर में बोलिए, सम्मान दे दीजिए, अ स्फेरिकल मिरर इन विच inner curved surface is a reflecting surface
and bulging surface is painted. And convex surface को क्या लिखेंगे? A spherical mirror in which bulging surface is a reflecting surface and inner of the surface is painted. ठीक है, तो ये से हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है। कॉनकेव, केव माने, केव का मतलब क्या होता है? ओ नहीं लिखा है, कि कर्सिव राइटिंग है केव। कॉनकेव का मतलब क्या होता है? हाँ इन्हें क्या पता, कैलिग्राफी पता है किसी को? क्या ही जानोगे तुम लोग? कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब क्या होता है? कौन सी केव? अरे मतलब भाई ये मजाक कर रहे हैं। केव का मतलब ये देखिए गुफा की तरह लग रहा है ना, ये ऐसी गुफा है जिसमें रोशनी बहुत आ रही है, तो ये केव है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जब भूलने लगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कैसा, तो केव जो गुफा के शेप में हो तो ये कॉनकेव है। ठीक है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये इसकी ये जो लेंथ दिख रही है, ये डायमीटर, जो डायमीटर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है, इसके डायमीटर को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। ठीक है, द डायमीटर का डेफिनेशन है, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज अपर्चर। लिख लेना, नहीं बाद में कहोगे सर नोट्स नहीं देते, तो समझ लेना फिर नहीं गाली वाली है कमेंट में तुम लोग लिख दो तो बहुत दिक्कत है। एक तो बहुत ज्यादा डरते हैं ऑनलाइन में से, बच्चे बहुत गरियाते हैं, हम देखें भाई साहब कई लोगों के चैनल में। हाँ, ये तो थोड़ी बहुत नहीं, बहुत आगे तक निकल जाते हैं गाली में, तो इसलिए बहुत बिल्कुल ये सब मत करिए, सब लिखा दे रहे हैं इसीलिए हम। The diameter of reflecting surface is aperture। चलिए इसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसका सेंटर ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल, और पोल से जो एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, इधर देखिए, ये पूरा एक मिरर का, एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट होगा। यहाँ देखिए, तो इस स्फेरिकल ग्लास का एक सेंटर होगा, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ, और ये क्या है? कर्वेचर। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उसी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हटा देते हैं, तो पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर from where the concave or convex mirror has been cutted down, जिसमें से निकालकर इन दोनों को अलग किया गया है। ये सब डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, इस क्लास 10th का डेफिनेशन है, वो 10th में भी नहीं पूछता है, 8th में, 6th में, अब बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो इसलिए हम बोल दिए, आपको जरूरत है लिख लीजिए, रिपीट करिए। ये C हो गया या P हो गया। अब देखिए, the line which is passing through the center of curvature and principal pole is known as principal axis। इसको क्या बोलते हैं? principal axis। principal axis, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा पोल। बहुत से टर्म्स हैं, अभी जो मेन सबसे टर्म है वो है फोकस। अगर हम यहाँ से पैरेलल रेज डालते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल इंसान है, और यहाँ से इस तरीके से ये, तो इस आप देख रहे हैं ये पैरेलल रेज सब की सब रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है, और हमने इस पॉइंट का क्या नाम दे दिया? फोकस। क्या बोल दिया? फोकस। ठीक है, और यहां भी वही हाल होगा, ये ना सोचो कि यहां नहीं होगा। ये देखिए, ये आया, उल्टा बना दिया। ठीक है, देख रहे एकदम एक लड़का एकदम लगातार चिपटना फोड़ रहा भाई, एकदम से, मतलब उसके अंदर कोई डर नहीं है कि हमारा हाथ में लग जाए कुछ नहीं। बहुत देर से हम देख रहे हैं, हमको गुस्सा आ गया, लेकिन जान के मार पीट न करते, ये नहीं पढ़ाई लिखाई करे, नहीं दिवाली आ गई है तो 2-4 साल पहले से ही फोड़ फाड़ एकदम दिमाग खराब कर लेंगे। यहाँ पे आ गया फोकस। अब आप सोच रहे हो सर जी बताइए, जो रे है
ये पेंटिंग के पार कैसे चला जाता है? बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर ये कैसे हो रहा है भाई, पेंट के पार कैसे चला जाता है? तो हम बस उससे एक ही बात पूछते हैं कि ये बताओ मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर के अंदर कैसे चले जाते हो भाई? ये बस वही है, ये तुम ऐसा हो गया ना कि ये तो ऐसा देख रहे हो, लेकिन तुम सामने से देखोगे तो ये तुमको पॉइंट कैसा लगेगा? मिरर के अंदर। तो सेम ये सिचुएशन वही है कि जो आप मिरर में आप ऐसा शीशा देख रहे हैं और शीशा देखिएगा तो उसमें मिरर के अंदर नहीं दिखता है इंसान, तो क्या है वो, क्या उसको अंदर घुस के ऐसे बनाया क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं कि जब मिरर के पीछे झांको अच्छा एक बंदा तो यहाँ भी खड़ा है, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये इसी वजह से, ठीक है। चलिए मुझे बंदा से एक चुटकुला याद आ गया, सुना देता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ। मुझे लगता है 30-35 मिनट से आप कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, सुन लीजिए, है ना। तो क्वेश्चन मतलब सॉरी चुटकुला ये है कि होता क्या है कि एक गांव का बड़ा मासूम इंसान रहता है। आपने देखा होगा पहले जो है गाय वाय जब चराने जाते थे इंसान तो एक रेडियो बड़ा सा रहता था काला वाला, उसका क्या भौकाल था। जैसे आजकल मोबाइल का कवर लेके इंसान टहलता है ना, उसका भी बकायदा कवर आता था, उसमें 4 जगह छेद रहता था स्पीकर के पास, बड़ा उसका अलग भौकाल था। और 3 से बड़ा बड़ा एकदम हाईवे यहाँ रख के उसको इंसान भौकाल में टहलता था। और कुछ लोग तो साइकिल में पीछे बांध लेते थे, कुछ साइकिल एक हाथ से चलाते तो यहाँ रख के रहते थे। अलग अलग टाइप के लोग हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए क्या है। वो एक जो है वो ऐसे जाते मतलब भाई लेके गया, चरवाहा इंसान लेके गया, बजाया रेडियो, उसके बाद शाम को आया और फिर जब रेडियो बजाने लगा तो बजबे नहीं किया और खिसिया गया, कुछ नहीं किया, सोचो शायद सुबह बजे। क्योंकि बहुत से पहले के इंस्ट्रूमेंट इतने डेंजरस आते थे, हम खुद इस चीज के हक वो हैं मतलब गवाहदार हैं कि कभी रेडियो नहीं बजे ना तो उसके से धपधपा दीजिए, धप से करके बोलता था। टीवी जलजलाने लगे पीछे से पीट दीजिए, तुरंत सही। और ये पता है ये साइंटिस्ट लोगों की ही देन है कि आज पहले के जमाने में लौंडे बहुत पीटे जाते थे। क्यों? टीवी सही नहीं हुआ, मार दिए, सही हो गया। माँ बाप आदि मारने पीटने से लौंडे सही होते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट सही हो रहा है तो लौंडे सही जाएंगे। और भाई वही समझ, उसी समय से ये सभ्यता चली आई कि मार पीट के ठीक होता है। हमारे जमाने में तो मम्मी पापा इतना मारते थे कि समझ लीजिए क्या ही बताएं, मारते कम थे घसीटते ज्यादा थे। वो तो डायलॉग पहले के जमाने का है। छोड़िए रेडियो पे आते हैं, चुटकुला पे। और चुटकुला क्या है कि भाई वो रेडियो था और बहुत देर से परेशान थी, बज नहीं रहा था, खुशिया के उठाया पेचकस उसका सब खोल डाला, देखा अंदर चूहा को मरा, कहा ससुरा गायकवा तो मरिन गया, गाना कौन गाएगा? हंस लीजिए वैसे अकेले, मुझे तो सुनाई देख नहीं आपकी हंसी, अब मुझे खुद ही हंसी नहीं आई तो मैं आपको से क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। तो बहुत पुराना चुटकुला है, छोड़िए इस बात को, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा कॉन्केव और ये रहा कॉन्वेक्स। अब एक डिफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और वो किसकी डिफिनेशन है? फोकस की, और वो हम आपको लिखवा दे रहे हैं। तो चलिए इधर देखिए फोकस। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। और सब लोग सुन लीजिए, सब पीए नहीं लिख दीजिएगा पेपर में और ना बाद में आके हमको कोसो सराबो कि सर हम पीए लिखे हैं, नंबर कट गया तो अनसब्सक्राइब कर देंगे। ये आपका पर्सनल जिम्मेदारी है, हम आलसी हैं, आप मत बनिए। प्रिंसिपल एक्सिस पूरा लिख लीजिए। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which all the parallel rays लिख लीजिए, लाइन्स क्या होती है? पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और seems to meet is known as क्या? फोकस। बहुत आसान डेफिनेशन है, दुनिया की सबसे आसान डेफिनेशन है। इससे आसान कहीं मिल जाए सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब्सक्राइब नहीं करना, हम क्या बोल रहे ऐसे ही। अब तो आया है हमारे मन के, देखो बेटा अजय देवगन के पापा चले गए ऐसे टर्र करते हुए और उड़ जानी है भाई एकदम को। The point on principal axis at which all the parallel rays meet after the reflection or seems to meet is known as focus. Seems का मतलब क्या होता है? दिखाई दे रहा, प्रतीत हो रहा, assume कर लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है। नहीं सोचो कि seems क्या है, तो बहुत डेंजरस बच्चे सब कुछ बताना पड़ता है।
हटा दें, जान रहे हो क्या करना है तुमको, वाचिंग आवर बढ़ाने के लिए पॉज करके लिख दीजिए, ये लो साफ कर दीजिए। पूरी भाई नहीं पढ़ने देंगे हमको लग रहा है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है, अब हम सीधे आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। इमेज क्या होती है, दो तरीके की इमेज होती है बेटा, एक होती है अच्छी इमेज और एक होती है बुरी इमेज। ये आपने पढ़ा है समाज से, और हम कहाँ हैं, फिजिक्स में। तो समाज छोड़ते हैं और फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में सिर्फ इमेज दो तरीके का, एक रियल और एक वर्चुअल, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल और वर्चुअल दोनों क्या है, रियल इमेज किसे बोलते हैं, वो इमेज जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। जैसे बाइस्कोप आपने चलाया, बाइस्कोप से आपको नहीं समझेगा, प्रोजेक्टर चलाया और सामने पर्दा गिरा दिया, वही प्रोजेक्टर में पिक्चर चलने लगी, उसी स्क्रीन पर चलने लगा, तो ये क्या हो गया, रियल इमेज। जिस इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सको। आप ये प्रैक्टिकल में भी करोगे, पेज लगाकर बिल्डिंग दूर रहेगी उसका इमेज निकाल दोगे, पेड़ का इमेज निकाल दोगे, और भी ढेर चीजों का इमेज निकालोगे, तो वो रियल इमेजेस है। और आपका वर्चुअल इमेज क्या होता है, जिस इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे हम मिरर देखें और मिरर में सामने हमारा इमेज दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हम उसको स्क्रीन पर नहीं ला सकते। क्यों, क्योंकि पीछे तो वैसे ही ओपे क्यों है, अब पीछे तो चाहे जो ले जाइए वहां बनेगा नहीं इमेज। अब बीच में लगाइए पेज, बनेगा नहीं बनेगा, इमेज रुक जाएगी, रे ही आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये गड़बड़ है। तो ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल, और जिसको ऑब्टेन कर सकते हैं उसे रियल। तो अगर डेफिनेशन सुनना है तो अंग्रेजी सुननी पड़ेगी, कान से खून निकलेगा लेकिन सुन लेना। क्या है रियल इमेज, क्या है रियल इमेज, सुन लो, हमारी रियल इमेज नहीं, रियल इमेज, the image which can be obtained कहाँ, on screen। लेवंटी जी कमी थी यार, यार जो है पता नहीं क्या लिख रही है। The image which can be obtained on screen is known as real image, रियल इमेज। दूसरा वर्चुअल इमेज, सेम डेफिनेशन है बेटा, बस आपको क्या कर लेना है, द इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर या मिरर, प्लेन मिरर लिख लो, अच्छा प्लेन मिरर, ठीक है। और यहां पर आप ऐसा समझो, द इमेज फॉर्म बाय प्रोजेक्टर और लेंस एंड लेंस आल्सो, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी इमेजेस की। अब अगर इमेज की बात हो गई हो तो अगला टॉपिक जो आपका मिलता है उसे स्टार्ट करते हैं। हटा देते हैं इसको, नोट तो हो ही गया होगा, नहीं तो आप पॉज कर दोगे। समझदार किसी बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं है कि सर इमेज के लिए डेफिनेशन लिख देते तो थोड़ा अच्छा लगता हमको, तो हम लिख तो सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान सी बात है। हमें ऐसा लगता है कि आपको पता है, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं, है ना। तो मुझे लगता है लिख देना चाहिए। यहाँ एक बच्चा बैठा है, उसको भी काफी हद तक नहीं आ रहा है, पता नहीं आंटी किसको बुला रही, निकल के मोहल्ले वाला देख भी नहीं रहा है, और भी आए हैं। कहता आप केला के टहल में इमेज क्या लिखेंगे, इफ द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज और डाइवर्ज, तो लिखते हैं इसी को, इफ रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन
converge. क्या? If a ray of light after reflection from an object converge or diverge at some other point. क्या लिखेंगे? At some other point, then that point will be known as image. इसे क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. समझे? ऑब्जेक्ट देखो हम ऐसे लिखने वाले नहीं थे, लेकिन हम पहले लिख दे रहे हैं, फिर बाद में तुम लोग मेरे को कमेंट लिखो, सर प्लीज गिव अस द डेफिनेशन ऑफ द इमेज. रिसर्च फाइल को पढ़ लो. ठीक है. चिल्लाते चिल्लाते गला सूखने लगा. जलपान कर ले बताएं तुम लोग को. सोचिए दिवाली है, सबके घर में झालर लगी है, हम यहाँ जो है खुद ही टंग पढ़ा रहे हैं. ऑनलाइन इंसान डकार भी नहीं ले सकता. बड़ी जटिल समस्या है. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन. क्या चीज? इमेज फॉर्मेशन. बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा आसान. देखो जिसको बेस नहीं है अच्छा वो पढ़ लेगा, और जो नहीं पढ़ेगा तो बाद में परेशान होगा. हम एक चीज कवर कर रहे हैं, मजाकिया लहजे में इसलिए बता रहे ताकि आप थोड़ा सा एंटरटेन होकर पढ़ते रहें, बोर ना हो. समझ रहे हो कि नहीं? तुम ही लोगों के लिए है. क्या पता तुम लोग कोई दिन, हमको तो यही डर है चला हम कहीं इतने ज्यादा ऑब्सेस ना हो जाए यूट्यूब से कैसे महिलाओं का कपड़ा पहन के ना पढ़ाना पड़े एंटरटेनमेंट के लिए. कम से कम सब्सक्राइबर व्यूज तो बढ़ जाए भाई. कम से कम आप लोगों को सब कुछ है पटाखा कमी है, वो सारी कसम है, अब बढ़ाओ एकदम से, नहीं तो भगवान के तुम लोगों की चोटी. चलो इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन तो सबसे पहले हम लोग कहां पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स लेंस में. तो वही है वो मिरर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. चलिए फर्स्ट केस है. पहला केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बहुत दूर, इंफिनिटी. कहां है? बहुत ज्यादा दूर. इतना दूर है कि हमारे पहुंच से बाहर, इंफिनिटी पे है भैया. देखिए देख रहे हैं कभी कहां चला जा रहा है यार. इंफिनिटी भी खुद चला जाएगा हमको लग रहा है. क्या बताएं भगवान. दो लोगों की यार कभी नहीं ठीक हो पाई. एक हम और एक हमारी मैडम जो हमको सिखाई है यार. तो वही यार काम बनाती थी. विश्वास नहीं करेंगे आप लोग. पेंटिंग वाला प्लेट होता है ना, उसको रख के आम बना देते थे भाई. किलो बन गया ट्रिक. अब कुछ दिन बाद एक दूसरी मैडम आई तो बोले कि नहीं इससे तो आम गड़बड़ है, ये तो उल्टा आम है. कर लो आम तो आम, उल्टा सीधा तो बन पाती. उनका इससे अच्छा पहले वाली मैडम ने. छोड़ो ये सी ये एफ ये रहा. देखिए भैया अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इतना दूर है कि आप उसको देख बस सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो समझ लीजिए कि उसका उससे आने वाली रेस कैसी होंगी? पैरेलल. और पैरेलल रेस हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएंगी? फोकस. कहां से जाएंगी? फोकस. ये देखा कहां से नहीं? फोकस से. बहुत. अब आप देखिए फोकस तो कितना बड़ा इमेज बना है. बड़ा है कि नहीं बना है? गधो कितना बड़ा है? अरे बहुत छोटा है. इतना इतना सा है. पॉइंट इमेज है. तो क्या लिख दोगे? पॉइंट इमेज विल बी फॉर्म्ड. कहां बना है? एट फोकस. विल बी फॉर्म्ड एट फोकस. ठीक है. चलिए दूसरा केस देखिए. इतना केस हो जाएगा कि समझ नहीं सकता. When the object is placed at infinity, अब
कहां रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां? इंफिनिटी के बाद और पास में लेके आओगे तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्लेस्ड बियॉन्ड द सी। सी बोले तो सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ लोग सोच रहे हैं सी फॉर कैट, और कुछ लोग तो दूसरा भी समझ रहे होंगे। ये बहुत गलत बात है भाई। देखिए ये रहा पोल, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही पैरेलल रे, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और इसे इधर बना दो ये सी। तो पहली रे कहां से जाती है? पैरेलल रे हमेशा कहां से गई थी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी रे कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस लौट आएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे यहाँ कितने एंगल पे जा रही है? 90 डिग्री पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 होगा तो रिफ्लेक्शन भी 90 होगा, यानी उसी रास्ते पर रिट्रेस कर देगी अपने पाथ को। और ये कितना बन गया ऑब्जेक्ट? ये रहा ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। देखो ए भी उसको लिख दिए, इसको डैश लिख दिए। सही बता रहे हैं एकदम से, तुमको क्या बताया कह नहीं सकते खुद को ना। तो इमेज कैसा बना है बेटा? उल्टा। उल्टा लगा है ना, इसे क्या बोलते हैं? इनवर्टेड। इंग्लिश सीख लीजिए, इंग्लिश के भी टीचर हैं अंसार साहब। इनवर्टेड। और छोटा है कि बड़ा? छोटा। छोटा को क्या बोलते हैं? स्मॉलर। तो क्या लिखिएगा? आ रियल inverted smaller image, small image will be formed। कहां बना है बेटा? will be formed between, बहुत नीचे हो गया है, C and F। दिख रहा होगा वैसे आपको, नहीं दिख रहा होगा तो सुन भी लीजिए थोड़ा सा। सो ये मत केवल के देखना ही है। A real inverted small image will be formed between C and F। चलिए हर टाइम ले लें क्या? थोड़ा सा रैम बच्चा पढ़ा लेते हैं। 3-4 तो और बच्चे ये खेल वाले और क्या है भाई? अभी तो चिकटना लगा के चला जा रहा था एक बच्चा, चिल्लाए तो चला गया। अभी खेल वाले हैं। तीसरा देखिए, when the object is placed beyond the sea। अब तीसरा वाला वीडियो, सॉरी वीडियो निकल गया है, बहुत ज्यादा एकदम समझ एकदम दर्द है। ये वीडियो मेरा वीडियो नहीं है, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ। बहुत ही ज्यादा दर्दीला वीडियो है ये, इतना दर्दीला है कि आप समझ भी नहीं सकते। पूरी समझ लो, ये होली फिर देख लो कितना जमाना लड़खड़ा रही है। दिवाली जगह होली निकल के आ रहा है, किसी जगह कुछ निकल के आ रहा है। हम तो डर रहे हैं कहीं मेरे जगह लेंस न बना के। चलो थर्ड देखो, when the object is placed, C के उधर रख के अब C पे रख दो। कहां पे? at C। आगे समझ लेना बेटा, बनाओ C, देखो दोनों के बीच में F। ठीक है, ये रहा C, ये रहा पैरेलल रे, और इससे एक रे गई, ये फोकस। ठीक है, और ये देख रहे हैं कितना गंदा डायग्राम है भाई। तो चलिए ये वाली इधर से नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा स्केल होनी चाहिए इन सब कामों के लिए। अब बच्चे कह रहे हैं आपके पास होनी चाहिए, हमारे पास तो है। ये देखिए, ये ठीक है, हम समझ रहे हैं बेटा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये कहां बन गया इमेज? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए जितना बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज बनाया। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी सेम। इट विल बी ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड आल्सो। सो व्हाट वी विल राइट? अ रियल, इन्वर्टेड एंड equal in size image will be formed at the C। कहां बनेगा? C पर। क्या लिखेंगे? रियल, इन्वर्टेड, equal in size image
image will be formed at C। कहाँ बनेगा? C पर बनेगा। सही लिखा है ना, रियल इन्वर्टेड इक्विवेलेंट साइज इमेज विल बी फॉर्म्ड एट C। ये तो बेटा आपने कितने केस कर लिए? 3। फोर्थ वाला देखिए, बहुत ज्यादा आसान। फोर्थ केस से पहले एक छोटी सी ब्रेक, और उस ब्रेक में मैं आपको सुनाऊंगा चुटकुला। चुटकुला कुछ यूं है कि अभी एक्चुअली मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, वहाँ वाइस प्रिंसिपल डेंजरस है इसलिए ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि ऐसे ही मैंने बोल दिया कि तुम दो बच्चों को ऐसे बोल दिया, दो लड़कों को, तुम दोनों एक दूसरे के साड़ू हो गया, ऐसे मजाक में। तो भाई साहब एक बच्ची आई, कहा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साड़ू? आई सो लाफ सर। मतलब बस सोचे भाई बिना मीनिंग समझे तेरे हंसी है। तो कहे कि सर साड़ू होता क्या है? तो मुझे ये लगा कि जब ये साड़ू का मतलब नहीं जान रही है तो इसको एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं, मैंने सिंपल ही बता दिया बेटा ऐसा समझ लो कि एक ही दुकानदार के दो ठगे हुए ग्राहक। सिंपल सी डेफिनेशन है साड़ू, है ना? एक ही दुकानदार दो ग्राहकों को ठग ले, है ना? क्या ही बोल सकते हैं इससे ज्यादा। अच्छा, ये अगर वीडियो मेरे घर चला गया तो मैं बहुत मार खा जाऊंगा। अगर देख लीजिए जिस दिन सूझा उजर है तो समझ लीजिएगा कि अपन जो है बस सीधे स्वर्ग की तरफ चला जाएगा। फोर्थ देखते हैं, सी पर हो गया, सी और एफ के बीच में, कहां पर? बिटवीन सी एंड एफ। ये वीडियो सिर्फ 12th वालों के लिए नहीं है। अभी इस वीडियो में मैंने अभी जितना कुछ पढ़ा है, ये 12th और 10th दोनों में सेम है, सेम। तो 10th वाला भी आपका कोई भाई बहन, और कोई भाई की बहन हो, कोई आपकी दूर की बहन हो, उसको भी सेंड कर दीजिए। जिसको आप बहन मानते हो या जिसको बहन नहीं मानते हो, किसी को भी सेंड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। देख लेना, मैंने सब्सक्राइब करने कोई पैसे भी नहीं लगाया, एकदम बहुत अच्छा इंसान हूं मैं। बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, देख लो। देख रहे कोई फिर पति आने लगा तो औरतों पास भाई साहब क्या होता है, ये सब औरतें ऐसी होती है ना कि 5 घंटा 6 घंटा बतियाएंगी और फिर लास्ट के एंड में पता क्या बोलेंगी? जाएगा बहनी, हमसे काम मतलब है। और फिर उसके बाद अपने अपने घर ले, और कोई तीसरा आदमी सुन लो, बताओ भाई 6 घंटा बतियाने के बाद उसके बाद जाएगा बहनी, हमसे काम मतलब है। ये औरतें कुछ भी कर सकती है भाई। वुमेन्स समझ गए होंगे ना, वीमेन्स चलो सी और एफ के बीच में रखते हैं, ये रखती है ये और फोकस। बाय देखिए, पैरेलल रे ऑलवेज कट पास थ्रू द फोकस, और हम क्या बनाएंगे? एक रे और बनाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती जाएगी, और ये देख रहे ये मिला दिया और ये इमेज बना, बहुत बड़ा इमेज बना। ये गई और ये वापस आ गई, ठीक है? तो ये जाएगी और इसी रास्ते वापस आ जाएगी, तो इमेज क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो क्या लिख देंगे? अ रियल इन्वर्टेड एंड ग्रेटर इन साइज इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी, ठीक है? लिख लीजिएगा इसको, अ रियल इन्वर्टेड ग्रेटर इन साइज इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी, ठीक है? ये फोर्थ कंडीशन हो गई। फिफ्थ कंडीशन देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा वो ना हो, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ये टॉपिक कंप्लीट कर देता हूं कम से कम। फिफ्थ देखिए, एट फोकस, कहां पर हो? फोकस पर। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप नहीं तो मैं तो पढ़ाई लिखा हूं। ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द मिरर। ये आपने क्या देख दिया? पैरेलल रेज एंड दे पास थ्रू द फोकस, एंड अगर आप देखें तो ये दोनों पैरेलल रेज हैं। आगे भगवान जाने ये कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? A real inverted and very large image will be formed at infinity. मैं दोबारा अपने स्टेटमेंट बोल रहा हूं, a real inverted and larger in size image will be formed at infinity. याद रखिएगा बेटा, मैं जितना आसान हो सकता है आपको जितना एंटरटेनिंग तरीके से
पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ा रहा हूँ, बस आपके ऊपर है। अब इसको बिल्कुल बेस आप ये यूट्यूब पे हो जाएगा, आप कभी भी उठा के देख सकते हो। और कोशिश यही करिए कि एक ही टीचर का वीडियो देखिए ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। हम एक का इसके देख लेते हैं, एक उसके देख लेते हैं, फिर सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, सब थोड़ा थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट देते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, 6 देखिए लास्ट एकदम भी आ गए हैं इन दिन छोड़ो में। मैं लिख दे रहा हूं इसको, मान लीजिए आप बोल रहे हैं इन्वर्टेड very large image will be formed at 6 between F and P when the object is placed between focus and pole. The last case this is the center of curvature, this is the focus. As the object is placed between the focus and the pole, first ray which is parallel to the principal axis will go from the focus, and second ray which is passing through the center of curvature. As you can see that both rays are moving like this. Both rays are moving like this, so they will spread out. But here अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं ऐसा, तो यहाँ पर ये कहीं इस तरीके का इमेज मिलेगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये कैसा इमेज मिला, सीधा इमेज है, तो इसे क्या बोलेंगे, इरेक्ट। ये इसके अंदर मिला है, ये रियल नहीं है, क्या है, वर्चुअल, तो क्या बोलेंगे, virtual erect image of greater size will be formed beyond the mirror। ठीक है, मिरर के पीछे उनको मिलेगी। तो ये तो होता है आपके केसेस। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज लाइट, द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, स्मॉल डेफिनेशंस लाइक अपर्चर, मैग्निफिकेशन, आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी। अभी कुछ चीजें हैं मैंने अभी नहीं बताई आपको, लाइक कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, और एक दो छोटी सी डेफिनेशंस, तो वो मैं कोशिश करूंगा आपको अगले वीडियो पे पढ़ाने के लिए। आज का वीडियो वैसे भी काफी हो गया है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हैप्पी दिवाली।